मैं बबीता गौतम, प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हंडिया प्रयागराज, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 के गृह विज्ञान विषय के इकाई 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका प्रकरण है गृह परिवार का आय व्यय लेखा, नित्य क्रय विक्रय में मितव्ययता के सिद्धांत, परिवार संभरण के क्रय तथा गृह खर्च। गृह परिवार के आय व्यय के लेखा जोखा को हम गृह व्यवस्था भी कह सकते हैं। पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही गृह व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारिवारिक आय तथा पारिवारिक व्यय में संतुलन बनाए रखने हेतु पारिवारिक बजट बनाया जाता है। पारिवारिक आय व्यय का संतुलन ही उत्तम गृह व्यवस्था का आधार है। जॉनसन के अनुसार गृह व्यवस्था समस्त देशों में विद्यमान सामान्य व्यवस्था है, जिसमें अधिकांश व्यक्ति संलग्न हैं तथा जिसमें धन का उपयोग किया जाता है। यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पारिवारिक आय किसे कहते हैं? पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी प्रकार की आय तथा एक निश्चित अवधि में सभी पारिवारिक सदस्यों के सभी स्रोतों से प्राप्त आय के कुल योग से है। यह वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक तथा दैनिक आय भी हो सकती है। पारिवारिक आय का मतलब एक फैमिली की पूरी आय, अगर 4 सदस्य कमाते हैं तो चारों सदस्यों की पूरी आय को हम कैलकुलेट कर लें तो वह पारिवारिक आय कहलाती है। आय के भेद। मुख्यतः आय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है प्रत्यक्ष आय, दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। तो हम बात करेंगे प्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष जैसे कि शब्दों से ही इसका अर्थ समझ में आ रहा है कि जो दिखाई देता है। प्रत्यक्ष आय वह आय होती है जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके व्यवसाय से प्राप्त होती है। इनके 2 रूप हैं, नौकरी अथवा व्यापार से प्राप्त होने वाली आय। इसके अतिरिक्त मकान या दुकान के किराए तथा ब्याज से प्राप्त होने वाली धनराशि भी इसी में सम्मिलित की जाती है। दूसरा है अप्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय वे सुविधाएं होती हैं जो व्यक्ति को उनके आर्थिक प्रयासों के उपरांत प्राप्त होती हैं। इन सुविधाओं में आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा, वाहन सुविधा तथा निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रमुख सुविधा होती है। दोनों को एक बार हम फिर से समझ लें। प्रत्यक्ष आय वह आय है जब हम कहीं पे काम करते हैं और उस काम के बदले में हमें धन की प्राप्ति होती है, वह होता है प्रत्यक्ष आय। वह नौकरी से, व्यापार से, कोई भी बिजनेस करते हैं हम तो उसमें हम डायरेक्ट पैसे हमें मिलते हैं, वो हमारी आय होती है प्रत्यक्ष आय। अप्रत्यक्ष आय वो होती है जिसमें हमें पैसे तो नहीं मिलते लेकिन हमको सुविधाएं प्राप्त होती हैं। जैसे जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी फर्म में काम करता है या किसी संस्था में काम करता है तो वह संस्था अपने कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं प्रदान कराती है, जैसे आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा, वाहन सुविधा और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं देती है। इसको हम अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। पारिवारिक आय के स्रोत। परिवार में आय किन किन स्रोतों से प्राप्त होती है? मजदूरी अधिकतर दैनिक भोगी होती है। दैनिक का मतलब प्रतिदिन श्रम के बदले में जो पैसे मिलते हैं उनको मजदूरी कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी में काम करता है या प्रतिदिन जो घर वगैरह बनते हैं उसमें लेबर का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, उसके बदले में उसे श्रम देता है। श्रम के बदले में उसे प्रतिदिन जो धन प्राप्ति होती है उसे मजदूरी कहते हैं। वेतन किसी सरकारी संस्था में या किसी कंपनी में जब व्यक्ति 1 महीने पूरे काम करता है उसके बदले में उसको जो धन प्राप्त होता है वह वेतन होता है। वेतन प्रतिदिन का नहीं होता है, ये मासिक वेतन होता है और प्रत्येक माह के अंत में वेतन कर्मचारी को मिल जाता है। कारोबार से लाभ, यह भी आय का एक स्रोत है। जब भी कोई भी व्यक्ति कोई बिजनेस करता है, बिजनेस करने से उसको जो लाभ प्राप्त होता है वो उसका पारिवारिक आय है। जैसे कोई दुकान खोला, दुकान में उसने जो भी लाभ हुआ, उसका जो भी पैसे उसने कमाए वो उसका पारिवारिक आय है। कमीशन जैसे कि कोई कंपनी होती है वो अपने एजेंट रखती है कि हमारा ये काम है, ये काम तुम करवा दो। जैसे कि LIC में भी एजेंट होते हैं,
मकानों में को बिकवाने के लिए भी एजेंट होते हैं, तो वो एजेंट कमीशन पे काम करते हैं, तो उनका कमीशन फिक्स होता है। जो खरीदने वाला खरीदता है उसमें से 1% 2% उनका फिक्स रहता है, वो कमीशन जो मिलता है वो उनके पारिवारिक आय का स्रोत होता है। संपत्तियों से आने वाला किराया, बहुत लोग अपने मकान बनवाते हैं, दुकान बनवाते हैं, उसको किराए पे दे देते हैं। किराए पे देने से जो किराया हर माह उनको प्राप्त होता है वह उनका पारिवारिक आय कहलाता है। ब्याज से प्राप्त आय, ब्याज लोगों के पास इकट्ठा पैसा होता है, जिनके पास इकट्ठा पैसा होता है उसको बैंक में रख देते हैं, डाक खाने में डाल देते हैं, उनमें से उनको 7% 8% ब्याज मिलता रहता है। तो वो जो ब्याज होता है वो उनका पारिवारिक आय होता है। मतलब कोई भी ब्याज को कोई फिक्स दर नहीं है, कुछ भी ब्याज मिल सकता है, 2% 5% 10%। तो जो एक धन हम जमा कर देते हैं उस पर जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वह ब्याज से प्राप्त आय कहलाता है। पेंशन, पेंशन सरकारी फर्म में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह पेंशन रिटायरमेंट के बाद प्राप्त होती है। एक निश्चित अवधि तक काम करने के बाद व्यक्ति कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलती है उसके वृद्धावस्था के जीविकोपार्जन के लिए। उपहार, उपहार जब कोई किसी के यहाँ जाता है तो गिफ्ट करता है, गिफ्ट में कुछ धन भी हो सकता है, कुछ सामान भी हो सकता है, तो वह भी पारिवारिक आय के स्रोत के अंतर्गत आता है। फिर है रॉयल्टी अथवा स्वामित्व। रॉयल्टी क्या होती है? कोई लेखक जैसे होता है, उसकी कोई किताबें प्रकाशित होती हैं तो एक रॉयल्टी सुनिश्चित कर दी जाती है कि आपकी जब भी किताबें छपेंगी तो आपको ये रॉयल्टी मिलेगी, यानी कि एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। तो यह जो रॉयल्टी होती है वो ताम्र उनकी पारिवारिक आय बन जाती है। बोनस, कोई भी कंपनी जब साल भर काम करती है, साल भर के बाद वो अपने कंपनी का लेखा जोखा करती है, उसमें देखती है कि उसको इतना प्रॉफिट हुआ, इतना बेनिफिट हुआ, तो अपने उस प्रॉफिट का, उस लाभ को वो अपने कर्मचारियों के अंदर बांट देती है। तो उसको ही हम कहते हैं कि बोनस। ये साल में एक बार कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो कर्मचारियों के अंदर बांटा जाता है, उसे बोनस कहते हैं। यह भी पारिवारिक आय का एक स्रोत है। सब्सिडी अथवा आर्थिक सहायता, सब्सिडी क्या है? गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी, आर्थिक सहायता। किसी भी चीज़ पे जब गवर्नमेंट अपनी तरफ से छूट दे देती है तो उसको हम सब्सिडी या फिर आर्थिक सहायता कहते हैं। जैसे गैस सिलेंडर वगैरह पे भी छूट मिलती है, जो गैस सिलेंडर 700-800 का होगा, सब्सिडी के बाद वो 300-350 का पड़ेगा, तो ये हो जाती है सब्सिडी, यानी कि आर्थिक सहायता दी जाती है। पारिवारिक व्यय, पारिवारिक आय समझ गए। अब पारिवारिक व्यय, व्यय का मतलब होता है खर्च। परिवार का क्या खर्च है? जिस धन को हम परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करते हैं, परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस धन का व्यय करते हैं वही हमारा पारिवारिक व्यय कहलाता है। परिवार के व्यय को हम चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है निश्चित व्यय। निश्चित व्यय यह वो व्यय होता है जो कि पूर्ण रूप से निश्चित होते हैं, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। जैसे मकान का किराया, स्कूल की फीस, भोजन पर होने वाला व्यय। मकान का किराया, अगर हम किराए के मकान में रह रहे हैं तो हमको किराया देना निश्चित है, उतना जितना देते हैं वो निश्चित है। स्कूल की फीस निश्चित है, भोजन करना है तो वो भी एक हमारा खर्च निश्चित है। तो ये हमारे निश्चित व्यय है जो कि होने ही होने हैं, इसलिए इसको निश्चित व्यय कहा जाता है। अर्धनिश्चित व्यय, ये है तो निश्चित लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रतिमाह खर्च करना तो निश्चित होता है परंतु ये घट तथा बढ़ सकते हैं। जैसे वस्त्र एवं भोजन पर, वस्त्र पर हम कभी ज़रूरत के हिसाब से खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते हैं। तो भोजन पे प्राप्त होने वाला व्यय कि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ हम अच्छा ही खाना खाएं। अगर पैसे कम है तो हम थोड़ा बहुत बदलाव करके उसमें साधारण चीज़ों से भी काम चला लेते हैं। तो ये अर्धनिश्चित है, यानी कि भोजन तो करना ही है लेकिन ज़रूरी नहीं कि रोज़ हम बहुत ही अच्छा पनीर और फिर अच्छे भोजन करें डिलीशियस। तो इसमें हम कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे अर्धनिश्चित व्यय हैं। आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय का मतलब है कि अचानक कोई खर्च आ जाता है, उसको हम आकस्मिक व्यय कहते हैं। इस व्यय का किसी को पता नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता है कि हमको ये करना है, लेकिन वो आकस्मिक खर्च होते हैं, अचानक से आ जाते हैं। जैसे कि बीमारी अथवा विवाह तथा कोई एक्सीडेंट अचानक हो गया तो
ये व्यय अचानक से वहाँ पे हो जाते हैं, जो पैसे होते हैं वो अचानक से खर्च हो जाते हैं। इस व्यय का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। कभी कभी परिवार में आकस्मिक व्यय भी आ जाते हैं, ये कम या बहुत अधिक भी हो सकते हैं, जैसे गंभीर बीमारी, विवाह इत्यादि, या फिर कोई दुर्घटना हो गई इत्यादि। अन्य व्यय, इस वर्ग में मनोरंजन तथा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं पर किया जाने वाला व्यय आता है। इससे व्यक्ति की आय व सुविधा के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये कभी कदार खर्च करने वाला व्यय है जो अपनी इच्छा से आदमी खर्च करता है। अगर उसके पास है तो अपनी सुविधा के अनुसार उसको कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो कि पारिवारिक व्यय को प्रभावित करते हैं? परिवार की कुल आय, अगर परिवार की आय ज़्यादा होगी तो व्यय भी ज़्यादा होगा। परिवार का रहन सहन का स्तर, परिवार का रहन, जब जो कोई व्यक्ति हमेशा उच्च स्तर में रहा है, अगर बाय चांस उसकी आय कम हो जाती है तो उसका रहन सहन का स्तर तो वही रहता है, इस वजह से उसकी व्यय भी उसी हिसाब से होता है। यानी कि जो अच्छे तरीके से, जिसका उच्च रहन सहन है, शुरू से रहा है, तो वो क्या करता है, अगर उसके पास पैसे कम भी होते हैं तो लेकिन उसका रहन सहन का स्तर नहीं बदलता है, यानी कि उसका व्यय उसी के हिसाब से बढ़ता रहता है। और अगर कोई निम्न स्तर का व्यक्ति है, उसके पास भले ही पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएं, लेकिन वह क्योंकि उस स्तर में रहा है तो उसके व्यय कम होते हैं। तो ये जो रहन सहन का स्तर है, ये भी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। परिवार का स्वरूप, इसका मतलब हुआ कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। तो जैसा परिवार का स्वरूप होगा उस हिसाब से व्यय पे बढ़ेगा। जो संयुक्त परिवार होते हैं उसमें व्यय कम होगा, जो एकांकी परिवार होंगे उसमें व्यय अधिक होता है। रहने का स्थान, रहने का स्थान जैसे ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया। ग्रामीण एरिया में आपको मकान सस्ते मिल जाएंगे, बाकी सुविधाएं भी सस्ती मिल जाएंगी, जबकि शहरों में आपको मकान भी महंगे मिलेंगे और सारी सुविधाएं भी महंगी मिलती हैं, तो इस पे व्यय पे प्रभाव पड़ता है। परिवार में बच्चों की संख्या व उन पर होने वाले व्यय, अगर परिवार में कम बच्चे हैं तो उन पे कम खर्च होगा, अगर परिवार में ज़्यादा बच्चे हैं तो व्यय अधिक होगा। सामाजिक व धार्मिक परंपराएं, जो लोग सामाजिक व धार्मिक परंपराओं में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो सामाजिक और धार्मिक परंपराओं, उनकी रीति रिवाजों को निभाने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा खर्च करते हैं, यानी कि व्यय इनका बढ़ जाता है। गृहिणी की दक्षता, गृहिणी की दक्षता का प्रभाव कैसे पड़ता है? अगर गृहिणी दक्ष है, वो अपनी कार्यकुशलता है उसके पास, वह पढ़ी लिखी है, वो जान रही है कि हम किस तरीके से अपने परिवार के लिए बचत कर सकते हैं, तो अपनी दक्षता के हिसाब से अपने परिवार के व्यय को वो कंट्रोल में कर सकती है, यानी कि नियंत्रित रख सकती है। फिर अब बात करते हैं हम किसकी? पारिवारिक बजट की। पारिवारिक बजट आय व्यय का लेखा जोखा पारिवारिक बजट कहलाता है। रश के शब्दों में रश ने कहा है, पारिवारिक बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय तथा वर्तमान समय की मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। इनके हिसाब से कि एक तो आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसी को हम पारिवारिक बजट कहते हैं। रश के शब्दों में कि जो हमारा व्यय हो चुका है और जो हमारा व्यय होने वाला है भविष्य में, और आज जो हो रहा है, इन सभी के लेखे जोखे को हम कहते हैं पारिवारिक बजट। पारिवारिक बजट के प्रकार, पारिवारिक बजट 3 प्रकार का होता है: घाटे का बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट। घाटे का बजट किसे कहते हैं? घाटे का मतलब है वह बजट जिसमें कि घाटा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझ लें कि 10,000 रुपये एक व्यक्ति की मासिक इनकम है और 10,000 रुपये वो एक महीने में खर्च कर दिया, उसके बाद वो 2,000 रुपये किसी से उधार लेकर के भी खर्च कर दिया, यानी कि एक महीने में कमाया 10,000, खर्च किया 12,000 रुपये। तो ये जो 2,000 रुपये हैं, ये इसका क्या हो गया? किसी से उधार लिया, यानी कि इसके ऊपर कर्ज चढ़ गया। अगर वो अगले महीने ये बजट अपना सुधारता नहीं है, यानी कि अगर अगले महीने 8,000 ही खर्च करे और 2,000 बचा के वापस कर दे तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो यही क्रम बार बार करता रहता है, उधार लेता रहता है, इनकम कम रहती है, खर्च ज़्यादा करता है, तो वो घाटे का बजट कहलाता है। दूसरा है संतुलित बजट।
संतुलित बजट का मतलब है कि जितनी इनकम होती है, यानी कि जितनी आय होती है उतना ही व्यय होता है। जैसे अगर कोई भी फैमिली 10,000 रुपये उसकी इनकम है, उसका खर्च भी हुआ कितना, 10,000 रुपये, यानी कि बजट कैसा है, संतुलित है, ना तो उसको उधार लेना पड़ा ना तो उसको कम पड़ा, तो ये संतुलित बजट कहलाता है। लेकिन यह भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भविष्य में जब कोई अचानक खर्च आ जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं होता है कि हम उस अचानक जो से इसके पहले पड़ा था आकस्मिक व्यय कि उस पर हम खर्च कर सके। तो आकस्मिक व्यय के लिए भी हमें कुछ पैसे बचा के रखना चाहिए। उसके लिए हमारा है तीसरा बजट, बचत का बजट। बचत का बजट का मतलब कि हम बजट ऐसा बनाते हैं कि जिसमें हमारी परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है और उसके बाद उसमें से हम कुछ पैसे बचा के रख लेते हैं अपने भविष्य के लिए। तो यह जो बचत का बजट होता है यही हमारा आदर्श बजट कहलाता है, और ऐसा ही बजट हर घर में सभी को बनाना चाहिए। पारिवारिक बजट बनाने का अर्थ एवं उद्देश्य। ये पारिवारिक बजट क्यों बनाए जाते हैं, क्यों जरूरी है पारिवारिक बजट बनाना? पारिवारिक बजट बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आय व्यय पर नियंत्रण रहता है। हम जो आय करते हैं और हम जो खर्च करते हैं, अगर मेरा बजट बना रहता है तो हमें पता रहता है कि हमारा आय कितना है और हम खर्च कहाँ कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो इस पर एक कंट्रोल रहता है बजट बनाने से। आय का सर्वोत्तम उपयोग, हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से आय को खर्च करते हैं, हम अनावश्यक खर्च नहीं करते हैं, तो हमारी आय का सर्वोत्तम उपयोग होता है कि जहां हमें आवश्यक है हम वहीं पे खर्च करेंगे। अनावश्यक व्यय पर रोक, हम फालतू के खर्च नहीं करते कि कहीं घूमने के लिए गए, कोई चीज़ पसंद आ गई बस उसको खरीद लिए। हाँ, अगर आवश्यक है तभी हम खरीदेंगे, अगर अनावश्यक व्यय पर रोक लग जाती है, क्योंकि हमारे पैसे लिमिटेड होते हैं और हमें पता होता है कि हमको पैसा कहाँ खर्च करना है, तो हमारे अनावश्यक व्यय पर रोक लग जाती है। बचत की व्यवस्था, बजट बनाने से एक चीज़ और दिमाग में होती है कि लास्ट का जो उसका मद होता है वो होता है बचत। यानी कि जब हम बजट बनाते हैं तो उसमें एक मद रखते हैं बचत के लिए कि हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद ये बचत तो होनी ही है। अगर 10,000 रुपये आदमी कमा रहा है, कोई भी फैमिली का मुखिया कमा रहा है, तो उस फैमिली को चाहिए कि कम से कम 500 रुपये या 1000 रुपये एक महीने में बचाने की कोशिश करे। तो बचत की व्यवस्था भी हमारी बनी रहती है पारिवारिक बजट जब हम बनाते हैं। तो यही उद्देश्य है हमारा इस बजट को बनाने का। पारिवारिक बजट के विषय में एंजिल्स के कुछ नियम है। एंजिल्स कौन है? डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल जर्मन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। एंजिल्स ने समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित परिवारों की गृह व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन किया था। 1857 ईस्वी में उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, एक नियम बनाया जिसे कि पारिवारिक बजट संबंधी एंजिल्स का नियम कहा जाता है। इन्होंने 3 ग्रुप लिए थे। एक लिया था इन्होंने डॉक्टरों का ग्रुप, दूसरा अध्यापकों का ग्रुप और तीसरा श्रमिकों का ग्रुप। इनको इन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया। उच्च वर्ग में रखा डॉक्टर्स को, मध्यम वर्ग में रखा अध्यापकों को और निम्न वर्ग में रखा श्रमिकों को। और मद इन्होंने डिसाइड कर दिया भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, प्रकाश तथा पानी। इसका मतलब है कि जो भी बिजली का बिल होता है, पानी का बिल होता है, घरों में हम गैस सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये सब आ गया। ईंधन, प्रकाश तथा पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन। तो इनके हिसाब से इन्होंने यह कहा कि जो निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है यह अपने आय का अधिक परसेंटेज, आय का अधिक भाग भोजन पे खर्च करता है, और जैसे ही जैसे उसकी स्थिति उच्च होती जाती है, वह उच्च वर्ग में जाता है, भोजन पे उसका खर्च कम हो जाता है और मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पे उसका खर्च बढ़ जाता है। जैसा कि इस टेबल में दिखाया गया है कि निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है उसका भोजन पे सबसे ज़्यादा खर्च है और स्वास्थ्य, मनोरंजन पे कम खर्च है। मीडियम वर्ग का व्यक्ति भी भोजन पे इसका और स्वास्थ्य पे कम खर्च है, जबकि उच्च वर्ग का व्यक्ति भोजन पे कम खर्च कर रहा है परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, और मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो ये एंजल्स का नियम है। इन्होंने ये बताया है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाती है वैसे वैसे भोजन पर उसका होने वाला खर्च कम हो जाता है और बाकी विलासिता जैसी संबंधी वस्तुओं पर उसके खर्च बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी?
मितव्ययता की। मितव्ययता क्या होता है? मितव्ययता का अर्थ होता है कि मितव्ययता का अर्थ कंजूसी करना नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कंजूसी कर लिया, सामान नहीं खरीदता है। मितव्ययता का अर्थ होता है कि कम पैसे खर्च करके हम सामान भी खरीद लेते हैं और हमको एक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसी को हम मितव्ययता कहते हैं। मितव्ययता से यह अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति कम खर्च करके भी अधिकतम संतोष प्राप्त कर ले। मितव्ययता का उद्देश्य अपव्यय या फिजूल खर्ची से बचना है। इसका अर्थ कंजूसी करना कदापि नहीं है, क्योंकि कंजूसी की स्थिति तो दुख प्रदान करने वाली होती है। और मितव्ययता का अर्थ क्या है कि कम खर्च में हम सामान भी खरीद लेते हैं और हमको संतुष्टि की भी प्राप्ति होती है। तो इसके बाद हम जान लेते हैं कि मितव्ययता के सिद्धांत क्या हैं। मितव्ययता पूर्वक व्यय करने के ये कुछ निम्नलिखित सिद्धांत है, जैसे वस्तुएं खरीदने का उचित स्थान। मितव्ययता के लिए यह जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमें सामान कहाँ से खरीदना है। तो उससे क्या होगा, जब हमें पता होगा कि वस्तुएं कहाँ से खरीदनी है तो हम सीधे उसी जगह पे जाएंगे, हमारा समय बच जाएगा और हमारा धन भी बचेगा। दूसरा है, खरीदारी के सिद्धांत में अपनी आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। जो भी खरीदने वाला है उसको अपनी आवश्यकताओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि हमें कौन सी आवश्यकता है और हमको उसको पूरा करना है। उसकी एक लिस्ट बना ले, लिस्ट ले करके वह जाए मार्केट में और वहाँ से जो भी उसकी आवश्यक की चीज़ें हैं वही खरीदे, अनावश्यक रूप से खर्चा न करे। आवश्यकताओं की तीव्रता का ज्ञान। दूसरा क्या है, तीव्रता का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले हम उसको खरीदेंगे, बाकी चीज़ें अगर ज़रूरत होगी तो लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। वस्तु के गुणों का ज्ञान। खरीदने वाली गृहिणी को यह भी पता होना चाहिए कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो केवल देखने में सुंदर ना हो, बल्कि ड्यूरेबल, मतलब कि वो ज़्यादा समय तक चलने वाली हो, मजबूत हो। तो इस तरीके के गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए वस्तु को खरीदने में। इससे हमारा धन भी बचता है और सामान लंबे समय तक रहता है, जो कि मितव्ययता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति स्थान का ज्ञान। और हमें लोकल मार्केट में भी पता होना चाहिए कि कौन सा सामान हमको कम दाम में अच्छे सामान उपलब्ध हो जाते हैं। सस्ती का मतलब ये नहीं कि सड़ा गला कुछ भी लेके चले आए। अच्छा सामान सस्ते दाम में जहाँ से उपलब्ध होता है वह स्थान का ज्ञान होना चाहिए, वहाँ पे जाके हम सामान को खरीद सकते हैं। मोल भाव करने की योग्यता। जो गृहिणी है या जो खरीदने जा रहा है परिवार का मुखिया, उसको मोल भाव करना भी आना चाहिए। मोल भाव का मतलब कि बार्गेनिंग जिसको कहते हैं। कोई भी सामान अगर दुकानदार कह रहा है कि 100 रुपये में है तो हम उससे कह देंगे कि ये हमें 80 रुपये में दे दो। बीच का कोई एक रेट फिक्स होगा कि 90 रुपये में मिल गया, तो ये मोल भाव की योग्यता होनी चाहिए। तो अगर 90 रुपये में सामान मिल गया तो 10 रुपये हमारा बचा ना, नहीं तो फिर वो 100 रुपये बोला, 100 रुपये दे दिए तो 10 रुपये का नुकसान। तो ये जो 10 रुपये बचे ये हमारी मोल भाव करने की योग्यता का परिणाम होता है। अपव्यय से बचना। अपव्यय मतलब फालतू के खर्च से बचना चाहिए। मार्केट गए, पता चला ये सामान अच्छा टंगा हुआ है, वो भी खरीद के लेके चला है जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हमें अपव्यय से बचना चाहिए। पारिवारिक बचत। पारिवारिक बचत क्या होती है? पारिवारिक आय में से परिवार की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यय करने के उपरांत आय का जो भाग बच जाता है उसे ही हम पारिवारिक बचत कहते हैं। इसमें विनियोजित धन। पारिवारिक आय में से जो बचत की जाती है उसे किसी लाभदायक योजना के अंतर्गत विनियोजित कर देना चाहिए। वास्तव में विनियोजित किया गया धन ही बचत की श्रेणी में आता है। विनियोजित का अर्थ क्या हुआ? विनियोजित का मतलब होता है कि नियोजित तरीके से अपने धन को कहीं पे इन्वेस्ट करना। इसका अर्थ क्या हुआ? इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट का मतलब होता है कि हम धन को जब कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ लाभ होता है, कुछ प्रॉफिट होता है। तो जो पारिवारिक बचत होती है उस बचत को हम कहीं ना कहीं विनियोजित कर दें, चाहे वो डाकघर हो या फिर बैंक हो, उसमें हम उसको जमा कर दें, जिसके बदले में हमको कुछ ब्याज मिलता रहता है, कुछ प्रॉफिट होता रहता है। दूसरा है बचत में धन का संचय। आय में से बचाया गया धन यदि विनियोजित नहीं किया गया, कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया जाता, तो इसे बचत ना कहकर धन का संचय कहा जाता है, जो कि कदापि लाभदायक
नहीं होता है। वास्तव में संचित धन का क्रय मूल्य निरंतर घटता रहता है, जबकि विनियोजित धन में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अगर घर में पैसे रखेंगे तो बढ़ता नहीं है, लेकिन अगर उसी पैसे को आप विनियोजित कर देंगे, डाकघर में या बैंक में जमा कर देंगे, तो वो बढ़ता है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलता है। पारिवारिक बचत की आवश्यकताएं एवं महत्व। पारिवारिक बचत के लिए क्यों आवश्यकता है या इसका हमें क्या महत्व है? सबसे पहले आय कम होने पर यह सहायक होती है। व्यय में वृद्धि हो जाने की स्थिति में भी सहायक होती है जो हम बचत करते हैं। सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद में सहायक होती है। अगर हमें कोई सुविधाजनक वस्तु खरीदनी है, बचत के पैसे रखें, उससे हम खरीद सकते हैं। मकान बनवाना है, खरीदना है, उसमें पारिवारिक बचत की आय काम आती है। बच्चों की उच्च शिक्षा देनी है, शादी में खर्च करना है, तो हमारे बचत के पैसे इसमें हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक होते हैं। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। राष्ट्रीय योजनाओं का, जो भी हमारी राष्ट्रीय योजनाएं चलती हैं, वो जो पैसे बैंक में जमा होते हैं, उन्हीं से ये राष्ट्रीय योजनाओं का संचालन होता है। और फिर मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक। संपूर्ण राष्ट्र में यदि प्रत्येक व्यक्ति में बचत की प्रवृत्ति विकसित हो जाए तो राष्ट्र की कुल मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित करना संभव होता है। इससे हमारा देश समृद्ध बनता है। पारिवारिक बचत का विनियोग। सफल गृह व्यवस्था के लिए पारिवारिक बचत अनिवार्य मानी जाती है। धन के लाभकारी विनियोग ही सही अर्थों में बचत कहलाती है। बचत के विनियोग के मुख्य साधन निम्नलिखित है जिससे हम बचत कर सकते हैं। जैसे डाकघर। डाकघर की उपलब्ध योजनाएं हैं बचत खाता, संचयी सावधि जमा योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र जमा योजना तथा वरिष्ठ नागरिक योजना। इन योजनाओं के तहत हम डाकघर में पैसे को जमा कर सकते हैं, विनियोजित कर सकते हैं। बैंक, इनमें से मुख्य है बचत खाता, चालू खाता, निश्चित अवधि का जमा खाता, संचयी सावधि जमा खाता। इसमें भी हम अपने पैसे को जमा करके उसका लाभ ले सकते हैं। जीवन बीमा। जीवन बीमा भी जीवन को इंश्योर करने के लिए एक मुहिम चलाती है, जिसमें प्रतिदिन जो लोग बचत नहीं कर पाते हैं, प्रीमियम के रूप में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते जाते हैं और एक समय पर उनको एक निश्चित अमाउंट मिल जाता है। और अगर कुछ परिवार में दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो जीवन बीमा कंपनी उसका पूरा का पूरा जोखिम उठाती है और फैमिली को जो आर्थिक हानि है वो नहीं होने देती है। भविष्य निधि योजना। भविष्य निधि योजना क्या है? जीपीएफ, जो कि एक सरकारी कंपनी में, सरकारी फर्म में, सरकारी संस्थाओं में जो कर्मचारी होते हैं उनको दी जाती है। उनको ये निश्चित होता है कि आपको इतना अमाउंट पर मंथ कटवाना ही है, यानी कि जमा करना है गवर्नमेंट के पास, और जब वो रिटायर होता है तो उसको ये पैसे इकट्ठे मिल जाते हैं। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, ये भी गवर्नमेंट की तरफ द्वारा प्रस्तावित ये योजना है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने पैसे को जमा कर सकता है और उस पर ब्याज का लाभ मिलता रहता है। तो ये हो गए हमारे कुछ विनियोजित के साधन जहाँ पे हम पैसे को विनियोजित कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा पारिवारिक आय, व्यय और उनके साधन। आप लोगों के लिए यह गृह कार्य है कि सभी छात्राएं अपने घर के लिए एक मासिक बजट अवश्य बनाएं। उम्मीद है कि बच्चों आपको यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।